नमस्कार। थ्रू लिटरेरी लेंस के सभी सुनने वालों और देखने वालों का मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज का यह अंक अपने आप में विशेष है क्योंकि आज आप मुखातिब हो रहे हैं हमारे को होस्ट श्री राजेश आसुदानी रकीब के साथ। नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, राजेश जी बाय प्रोफेशन एक बैंकर हैं और आप एक शिक्षाविद के साथ एक उच्च कोटि के साहित्यकार भी हैं। आपकी 3-4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और हाल ही में आपका एक काव्य संग्रह लेकिन फिर भी के नाम से आप सभी तक पहुंचा है और गज़ल आपकी ख़ास विधा रही है। यूँ तो आप अन्य विधाओं में भी लिखते हैं, आजकल कहानियाँ भी लिख रहे हैं और आपके गज़लों की जो विशेषता है वह यह है कि आपकी गज़लें एहसासात से आगे चल कर के हमारे ख़यालात तक पहुँचती हैं और हमारे ख़यालात को एक नई दिशा की ओर मोड़ने में भी कामयाब होती हैं। तो राजेश जी और एक माहिर हैं, आलिम हैं, अलग अलग विषयों का उनका गहरा नॉलेज है, जिसे हम अंग्रेजी में स्कॉलर कहते हैं। ही इज़ अ ट्रू स्कॉलर। तो आपकी शायरी में भी ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं और आपके एक एक शेर बहुत दूर तक जाता है और बहुत गहरे उतरता भी है। तो राजेश जी, मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि आपकी नई जो एक गज़ल है जो बहुत कुछ कहती है अपने आप में, आज आप हमारे सामाइन के साथ साझा करें। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सामाइन का भी शुक्रिया। और आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन पता नहीं, एक नई गज़ल हुई है जो लेकिन फिर भी में तो नहीं है, जो लेकिन फिर भी अभी हाल ही में किताब आई है मेरी, जैसा आपने कहा। तो एक ताज़ा गज़ल अर्ज करता हूँ, देखिए कहाँ तक पहुँचती है। जी बिल्कुल। कि सुन तो ये होमोसेपियन के क्या हवाले हैं, मतलब है सुन तो ये होमोसेपियन के क्या हवाले हैं, बंदर भी एक दूजे की जुएं निकाले हैं। सुन तो ये होमोसेपियन के क्या हवाले हैं, बंदर भी एक दूजे की जुएं निकाले हैं। और जुगनू और चांद तारे दिया शम्स आग भी, जुगनू और चांद तारे दिया शम्स आग भी, आंखों से किसकी जब्त हुए सब उजाले हैं। आंखों से किसकी जब्त हुए सब उजाले हैं। सच्चाइयां सियाह सही पर सपन का क्या, सच्चाइयां सियाह सही पर सपन का क्या। स्याही सने पुते सभी सब काले काले हैं, स्याही सने पुते सभी सब काले काले हैं। और दुल्हन है जिंदगी मेरी इकलौती लाडली, दुल्हन है जिंदगी मेरी इकलौती लाडली। पर दिल कहाँ लगे कहो साली न साले हैं, वाह वाह। पर दिल कहाँ लगे कहो साली न साले हैं। बरसात आंख की हो या बादल की एहतराम, वाह। बरसात आंख की हो या बादल की एहतराम। गिरने को बूंद बूंद समंदर उबाले हैं, गिरने को बूंद बूंद समंदर उबाले हैं। माजी तो हमको जी चुका एक सन की सांड सा, माजी तो हमको जी चुका एक सन की सांड सा। सोचो तो हाल क्या है और किसके हवाले हैं, सोचो तो हाल क्या है और किसके हवाले हैं। और ये शेर देखिए कि फाकिर न तोड़े हाय रे बरसात तेरा दिल, फाकिर न तोड़े हाय रे बरसात तेरा दिल। साकी ने मेरे फिर से कहीं जाम उछाले हैं, साकी ने मेरे फिर से कहीं जाम उछाले हैं। थाली सजी है सामने ठहरो तनिक सुनो, थाली सजी है सामने ठहरो तनिक सुनो। चींटी का भालू कौवे का सबके निवाले हैं, चींटी का भालू कौवे का सबके निवाले हैं। और ऐसा जटिल हिसाब का पर्चा कि सारे फेल, ऐसा जटिल हिसाब का पर्चा कि सारे फेल।
कितने हर एक सांस में सदमे संभाले हैं, कितने हर एक सांस में सदमे संभाले हैं। आंखों में कटती रात या रातों में कटती आंख, वाह वाह वाह, आंखों में कटती रात या रातों में कटती आंख। जागो रे जागो हम भी कहाँ सोने वाले हैं, जागो रे जागो हम भी कहाँ सोने वाले हैं। एक शाम दिल में आग लगी है खबर कहीं, एक शाम दिल में आग लगी है खबर कहीं। छपते और बिकते देश में लाखों रिसाले हैं, छपते और बिकते देश में लाखों रिसाले हैं। और मसले ये जिंदगी के बड़े हो गए हैं अब, मसले ये जिंदगी के बड़े हो गए हैं अब। बच्चों से रोज गोद खिला हमने पाले हैं, वाह, बच्चों से रोज गोद खिला हमने पाले हैं। राहें चली गई हैं मुसाफिर को छोड़कर, राहें चली गई हैं मुसाफिर को छोड़कर। कांटे निकाले पांव से हाथों में छाले हैं, कांटे निकाले पांव से हाथों में छाले हैं। और कोई न ला सका अभी कुंजी तलाश कर, कोई न ला सका अभी कुंजी तलाश कर। मुद्दत हुई लटक रहे जहनों पे ताले हैं, मुद्दत हुई लटक रहे जहनों पे ताले हैं। और मख्ते का शेर कि जाओ उसे तलाश करो दो चपत जड़ो, जाओ उसे तलाश करो दो चपत जड़ो। जिसने कहा था तुमसे रकीब भोले भाले हैं, जिसने कहा था तुमसे रकीब भोले भाले हैं। सुन तो ये होमोसेपियन के क्या हवाले हैं, बंदर भी एक दूजे की जुएं निकाले हैं, बंदर भी एक दूजे की जुएं निकाले। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राजेश जी, आपकी ये जो गजल है इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ बिंदुओं की ओर मैं श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करूंगा। ये गजल अपने आप में बिल्कुल एक अलग तरह की गजल है, यानी शैली की दृष्टि से भी, विषय की दृष्टि से भी और मयार की दृष्टि से भी। पहली बात तो ये कि आपको इसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, शुद्ध उर्दू के लफ्ज भी दिखाई देंगे और हिंदी के शब्द भी दिखाई देंगे। एक ये बात जी विनोद जी, मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो आजकल की भाषा है बोलचाल की या रहन सहन की, वो हिंदुस्तानी है। जी बिल्कुल। तो इसमें उर्दू के भी बिल्कुल शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, हिंदी के भी शब्द हैं, तत्सम तद्भव दोनों तरह के शब्द जो है जी प्रयुक्त होते हैं और होने ही चाहिए। और दूसरी बात कि गजल की जो रिवायत है, यानी जहाँ पर इश्क मोहब्बत की बातें हैं, जहाँ पर हुस्न हिजरो विसाल की बातें हैं, थोड़ा थोड़ा उसके जो ग्लिम्सेस इसमें जरूर हैं, किंतु इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम द कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशनल थिंग्स, ऐसा मैं कहूँगा। और एक नए विषयों को पकड़ने का प्रयास शायर इसमें करता है, जिसको हम वैद जदीद यानी उत्तर आधुनिक गजल कह सकते हैं, जिसमें जीवन की जटिलताओं को अभिव्यक्त किया गया है। और ये जटिलताएं भी अलग अलग स्तर पर हमें दिखाई देती है। और एक बात, जैसे मैंने कहा कि राजेश जी एक स्कॉलर है, एक आलिम है, विद्वान है, उन्हें अलग अलग विषयों का गहरा ज्ञान है। तो ये ज्ञान उनका सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, वो शायरी में उतरता है, वो शेर का मियार बढ़ाता है और उसमें एक ऐसा नुक्ता, ऐसा बिंदु पैदा करता है जो कि साधारण उर्दू या हिंदी गजल में हमें दिखाई नहीं देता। अब तक मोहब्बत के बाद समाजी फिक्र की गजल आई, जिसमें जैसे दुष्यंत कुमार जी की गजलें हैं जो कि समाज पर चोट करती हैं, सिस्टम पर चोट करती हैं। और उसके आगे जिंदगी से वाबस्ता गजलें आई हैं जहां पर जिंदगी का फलसफा है। लेकिन ये गजल कहीं एक और आगे एक कदम है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ये मतले से हम अगर बात शुरू करें तो एक झटका सा लगता है कि शायर क्या कहता है। क्योंकि होमोसेपियन ऐसा शब्द है जो मुझे नहीं लगता कि कहीं गजल में आया, गजलिया शब्द नहीं है वो। जी बिल्कुल। तो वहां से जो है श्रोता को एक झटका जरूर लगेगा कि और सुन तो
ये होमोसेपियन के क्या हवाले हैं? ये कन्वर्सेशनल जी। जो स्टाइल है जी ये भी एक अपनापन पैदा करती है गजल में। यानी ये गजल कहीं दूर की बात नहीं लगती, कहीं एकेडमिक नहीं लग रही है। ये कन्वर्सेशनल जब टोन हो जाती है तो आपस की बात लगती है, जैसे ब्राउनिंग ब्रदरली लैंग्वेज कहते हैं। जी जी तो जी। तो अब होमोसेपियन के क्या हवाले हैं? हम जिस पर इतना इतराते हैं, आपने पढ़ा होगा जी। कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, अब नाम क्या लूं, लेकिन नोवल युवा हरारी जी 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 काफी सेपियंस किताब है, मैंने भी पढ़ी है, आप सबने भी नहीं पढ़ी तो पढ़नी चाहिए जी, जरूर पढ़नी चाहिए कि हमारी क्या खासियत, हम किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। लेकिन यहाँ विनोद जी शायर का सवाल जो है कुछ व्यंग्य करता है कि क्या हमारी इवोल्यूशन वाकई इतनी काबिले तारीफ है जिस पर हम इतना इतरा रहे हैं? जो सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान की जो हम बात करते हैं, क्या सही अर्थों में हमने प्रगति की है, या हम बस वही बंदर हैं जो एक दूसरे की जुएं निकालते हैं? वो भी तो बंदर हैं। और शायद वो भी नहीं करते, क्योंकि जो रेसिप्रोसिटी जुओं के निकालने के हवाले से जो बंदरों की बात की गई है, तो बंदरों में भी एक रेसिप्रोसिटी है, जनरलाइज्ड डिफर्ड रेसिप्रोसिटी जिसको हम कहें। इंसान वो तक खो चुके हैं। आज विश्व में हास नहीं है, जीवन में उल्लास नहीं है जी। प्राणी का प्राणी पर हे माँ आज तनिक विश्वास नहीं है। तो फिर होमोसेपियन होने का क्या खास अर्थ रह जाता है? ये एक प्रश्न है। हम अपने आप को अशरफ अल मखलूकात जो कहते हैं, ज्वेल ऑफ क्रिएशन, हाँ, तो वाकई क्या उसका कोई अर्थ है? तो ये सोचने पर एक शेर हमें एक सोच की ओर ले जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि क्या हवाले हैं, क्या हाल है अभी होमोसेपियन, मतलब किस तरह से हम रेफरेंस हर एक शेर में कोई ऐसा बिंदु जरूर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, एक आपको नुक्ता दे जाता है जी। और आप सोचते रहे। जानो की बात हुई, पहला ही शेर, जुगनू व चांद तारे, हाँ ये देखिए, जुगनू व चांद तारे दिए शम्स आग भी, आंखों से किसकी जब्त हुए सब उजाले हैं। तो ये जो पूंजीवाद है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, कहीं ना कहीं इसकी ओर छुपा हुआ इशारा है कि सारे उजाले किसकी आंखों से जब्त हुए हैं, आग तक, यहां तक कि आग भी। तो ये जो एक विषमता है, जो इनइक्वलिटी है हमारे सिस्टम के अंदर, और वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर एक लिबरल पॉलिटिकल लिबरलिज्म आया और कैपिटलिज्म आया, सब मिलकर के एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया है जिसमें साधारण व्यक्ति के लिए कोई उजाला नहीं बचा। मतलब मैं तो ये कहूंगा विनोद जी कि मतले के बाद के जो 14 शेर हैं, सारे के सारे इंस्टेंशिएशन है कि मैंने जो होमोसेपियन की प्रेस्टीज पर सवाल उठाया है कि क्या हम रेसिप्रोसिटी बंदरों वाली भी हम में है, तो उसके अलग अलग पहलू प्रकाश डालते हुए हैं। इसके बाद वाला जो शेर है जी कि अब सच्चाइयां सियाह सही, सच्चाइयां तो हैं, अंधेरी हैं, गलत हैं, लेकिन पर सपन का क्या? सपन भी स्याही सने पुते सभी सब काले काले हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि चाहे वो व्यक्ति हो या समाज हो, यदि उसके पास सपने नहीं है जी, तो भविष्य नहीं है। तो सच्चाइयां तो स्याह हो चुकी, सच्चाइयों तो सब खत्म हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं रहा। लेकिन हमारे सपने भी छीने गए, इतना शोषण, इतना जुल्म, इतना एक्सप्लॉयटेशन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वतंत्रता आई, एशिया में आई, अफ्रीका में आई, उपनिवेशवाद समाप्त हो गया, लेकिन प्रश्न ये है कि शोषण समाप्त हुआ क्या? बिल्कुल, यहां तक है कि मतलब सपने तक जो हैं वो सही उजाला आपको सपनों में तक नसीब नहीं होता। तो ये जो चीज है, ये जो त्रासदी है आधुनिक जीवन की, उसको पकड़ने का प्रयास। अब एक शेर जिसको शायद कोई हल्के में ले ले, जिसकी फ्रेजियोलॉजी इस तरह की है कि न साली न साले हैं, पर उस शेर में जिसकी विनोद जी जो बात कहने की का प्रयास है कि दुल्हन है जिंदगी मेरी इकलौती लाडली, पर दिल कहाँ लगे कहो साली न साले हैं। यानी जिंदगी तो हम जीते हैं जी, लेकिन वो जिंदगी में खुशियां नहीं है। यानी जैसे आप ससुराल जाएं और साला साली ना हो तो आपको खुशियां नहीं, है ना, बातचीत नहीं होगी, बड़ा अकेलापन लगेगा। तो जिंदगी तो हम किस तरह से जी लेते हैं, लेकिन साला साली नहीं है, मतलब जो हमारे रुचियों के विषय हैं उनको हम कर पाते हैं। इतनी एकाकी जिंदगी हो गई है सो कॉल्ड यूनिकनेस के चक्कर में कि हमारी जिंदगी केवल हमारी है, अलग है, अलहदा है। तो उसकी जो एनालॉगस लाइव्स हैं, मिलती जुलती, एक जमाना था जब मिलती जुलती जिंदगियां हुआ करती थी एक दूसरे से, एक शेयर्ड कल्चर था जी।
एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस था, एक पड़ोस था, एक गांव था, एक इलाका था। जैसे बुनियाद तो सभी बुनियाद देखते थे और उस पर बात होती थी जी। आज सीरियल तो देखते हैं पर इतने अलग अलग सीरियल के एक दूसरे से बात करने के लिए पुल ही नहीं है। यानी इसमें बहुत सारी चीजें हैं राजेश जी कि वो जो ग्रैंड नैरेटिव्स थे, हाँ, तो ग्रैंड नैरेटिव्स चाहे उपयोगी ना हो, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ग्रैंड नैरेटिव का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन मेरी नजर में ग्रैंड नैरेटिव्स का ये उपयोग था कि वे हमको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देते थे जहां पर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते थे, पुल बनाते थे। तो ये बात है कि जो समानताएं हैं जिंदगी की वो विलुप्त होती जा रही हैं और इकलौती लाडली तो है जिंदगी जी, लेकिन जब साली साले ही नहीं है तो दिल कहाँ लगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल। अब एक नाजुक सा शेर विनोद जी जैसे है कि भाई बरसात जी, आंख की हो या बादल की, एहतराम उस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए, एहतराम करना चाहिए बरसात का। क्यों कि गिरने को बूंद बूंद समंदर उबाले हैं। अभी समंदर उबालना, समुद्र को उबाला, क्योंकि आंसू मान लीजिए किसी की आंख से एक आंसू भी जब गिरता है तो वो केवल एक आंसू नहीं होता, उसके पीछे घनघोर परेशानी, घनघोर क्या कहें, मन की जो तड़प है जी, दर्द होता है, वो समंदर और आप इसको अगर साइंटिफिकली भी देखें जी तो समुद्र का पानी गर्म होके धीरे-धीरे भाप बनता है, हाँ, तब जाकर बरसात होती है ना। हाँ, तो इस तरह से साइंटिफिक फैक्ट को लिटरेचर में इस तरह से पिरोना जी, ये मतलब एक अलग अनोखी बात है। बिल्कुल। तो यही होना चाहिए कि हमारे सोच जो है अलग अलग विषयों से प्रभावित होनी चाहिए, लेकिन उसको शायराना अंदाज हमें देना आना चाहिए। अब यह है कि माजी तो हमको जी चुका एक सन की सांड सा। अरे ये आपने शब्द जो सांड यूज किया है माजी के लिए जी, मुझे लगता है कि एक बहुत ही जो है ना पिंच करने वाला प्रतीक है ये, जो है ना एक, और ये भी गजलिया शब्द नहीं है जी, ये भी एक अलग है। तो माजी तो हमको, जैसे जानिसार अख्तर साहब का एक शेर है कि हमको गुजरी हुई सदियां तो न पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। तो माजी तो हमको जी चुका, जो हो चुका माजी हमको एक्सप्लॉइट कर चुका, जो भी कर चुका, एक सन की सांड सा जी चुका। पर सोचो तो हाल क्या है और किसके हवाले है, हाल क्या है, किसके हवाले है। तो ये जो आप सिस्टम पर जो एक पूरे लीडर्स पर तंज कर रहे हैं कि अब हम किसके हवाले अपना हाल दे रखा है हमने, बिल्कुल। हु आर गवर्निंग अस। माजी में तो जो भी हुआ होगा, अब दंगे फसाद होते हैं विनोद जी कि साहब औरंगजेब की कब्र थी यहाँ पे, ये था वो था। अब माजी तो जी चुका, अब लेकिन सवाल अब का है कि इस समय आप क्या कर रहे हैं और कैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके हाथों में हमने समाज का भविष्य दे रखा है। तो ये सोचने वाली बातें हैं। यानी मैं ये इस गजल की यही खासियत है कि वो सिर्फ आपके एहसास तक महदूद नहीं है जी, ये आपके मस्तिष्क को गुदगुदाता है। और एक चीज देखिए कि थाली सजी है सामने, ठहरो तनिक सुनो जी, बिल्कुल, चींटी का, भालू कौवे का, सब खेलने वाले हैं। बिल्कुल। एक जो हमारे यहाँ एक भारत में परंपरा भी रही है कि संपूर्ण जो सृष्टि है उसका हम हिस्सा है, चाहे प्राणी मात्र हो, चाहे पशु पक्षी हो, ये सारे ही जीवन का विस्तार है। तो जब हम खाना खाते हैं तो इनका भी उसमें अधिकार है। तो इस प्रकार की संवेदना जो है, जिसको हम इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस के दृष्टि से भी आजकल देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट को अगर बचाना है तो हम पशु पक्षी पौधों वृक्षों को इंसान के जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और हमारा जो जीवन है, चाहे उसमें खाना हो या किसी भी तरह का उपभोग हो, वो सामुदायिक होना चाहिए, न कि एकाकी। और आज के तथाकथित सेक्युलर माहौल में हम पहले खाने से पहले एक प्रेयर हुआ करती थी, हाथ जोड़ के। आज शायद ही कोई करता हो, कहीं कहीं करता हो, करते हैं अभी लेकिन भी कुछ लोग। जो ह्यूमैनिटेरियन प्रेयर, वो रिलीजियस प्रेयरों की भी बात मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ अगर थाली सजी है सामने तो थोड़ा ठहर के हम सोचें, कनेक्ट करें इस चीज को, किस किस का इसमें अधिकार है, एकने वाला हाथी का, एकने वाला घोड़े का, एकने वाला भालू का, चींटी का, कौवे का, और ये कहाँ कहाँ से अन्न आया है, किस किस तरह से आया है। ये अगर जो हम कनेक्ट की बात करें अगर, तो मैं सोचता हूं विनोद जी की कई पक्षों में, कई बातों में ये मानवतावादी कनेक्शंस जो हैं हमको विकसित करने होंगे, मानवतावादी रिचुअल्स हमको विकसित करने होंगे। तो इसी बात को लाने का थोड़ा सा प्रयास है इस शेर में। और यही इसी तरह के भांति भांति, अब जैसे फाकिर साहब से बात की है, फाकिर न तोड़े हाय रे बरसात तेरा दिल है, साकी ने मेरे फिर से कहीं जाम उछाले हैं। तो फाकिर ने कहा है कि भाई आई बरसात,
तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, लेकिन फाकिर का दिल न टूटे, क्योंकि फाकिर का दिल टूटना, शायर का दिल टूटना, शायर का जो है, तो ये थोड़ा नजाकत भरा शेर है। और भी खैर शेर तो 14 के 14 अलग अलग हवालों से हैं, लेकिन राहें चली गई हैं मुसाफिर को छोड़कर, राहें चली गई हैं मुसाफिर को छोड़कर, कांटे निकाले पांव से हाथों में छाले हैं। तो इस तरह की भी बात हो जाती है कि सफर में इस तरह के मकाम भी आते हैं जिंदगी के सफर में कि राहें चल पड़ती हैं मुसाफिर को छोड़कर। तो ये देखिए क्या हालत होती होगी, क्या सोच होती होगी। और एक शाम दिल में आग लगी है खबर कहीं, छपते और बिकते देश में लाखों रिसाले हैं। तो यहाँ एक मैं बात कहना चाहूंगा, ये जो मीडिया है जी, मीडिया में बड़ी बड़ी खबरें छपती है साहब, ये हो गया वो हो गया, रोज आप देखें हाँ कुछ न कुछ होता रहता है। लेकिन एक जो साधारण व्यक्ति है और उस साधारण व्यक्ति के जीवन की जो पीड़ा है वो कहीं मीडिया के अंदर प्रतिबिंबित नहीं होती है। बिल्कुल। तो मीडिया ऊपरी खबरें आपको देखता है या सनसनीखेज खबरें आपको देखता है देगा। लेकिन इंसान की पीड़ा का क्या, एक शाम दिल में अगर आग लग जाए तो वो खबर कहीं नहीं छपती साहब। तो वो एक पीड़ा जो है नितांत व्यक्तिगत अनुभव है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास कोई माध्यम या चैनल्स उपलब्ध नहीं है। और ये त्रासदी रकीब के साथ बहुत पहले से है विनोद जी। जी एक बार कहा था कि एक शाम दिल में आग लगी, हाँ, जल गया रकीब, ये हादसा हुआ था कोई जानता नहीं। तो वही बात है कि ये हादसा हुआ था, एक शाम दिल में आग लगी है खबर कहीं। तो यही बात है। और ज़हनी तालों के मामले में क्या ख्याल है विनोद जी आपका कि कोई न ला सका अभी कुंजी तलाश कर, मुद्दत हुई लटक रहे जहनों पे ताले हैं। अब जहनों पर ताले, ये जो इमेज आपने लाई है वो भी अपने लिहाज से एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे दिमाग, हमारे जहन खुले ही नहीं है। हम ओपन माइंडेडली किसी भी बात पर विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। आज भी हम छोटे छोटे दायरों में बंधे हुए हैं, चाहे वो समाज का दायरा हो, भाषा का हो, या मुल्क का दायरा हो, या रंग का दायरा हो, या लिंग का दायरा हो। तो जहनों पर ताले हैं, कैसे खोला जाए? पहले यानी मैं अगर बात करूं तो पहले ऐसा लगा कि शायद धर्म जो है हमारे जहनों को खोलने के लिए कुंजी बनेगा, ऐसा विश्वास किया गया। कुछ लोगों को लगा कि ऐसा हुआ, किंतु हुआ नहीं। फिर एनलाइटनमेंट के बाद आया कि शिक्षा और साइंस, विज्ञान, इससे हमारे जहनों के ताले खुलेंगे। लेकिन 21वीं शताब्दी आते आते हमें लगा कि ये जो एक प्रोजेक्ट था एनलाइटनमेंट वाला, भाई बहुत सारे थिंकर्स का कहना है राजेश की एनलाइटनमेंट का जो प्रोजेक्ट था दैट हैज फेल्ड, है ना। तो उससे विज्ञान से, ज्ञान से, शिक्षा से भी हमारे जहनों के ताले नहीं खुले हैं। तो अब किससे खुलेंगे? ये वही सवाल है कि दिनों दिन जैसा सोचा था कि अग्रसर होते जाएंगे तो हम फिर से पीछे चलते जा रहे हैं। हाँ। फिर से वही उन्माद में, फिर से धार्मिकता में, और फिर से विज्ञान को अविज्ञान करते हुए चले जा रहे हैं। तो मतलब शिक्षा के बाद भी हमारे जहनों के ताले तो नहीं खुले। तो आखिरकार ये कुंजी कौन सी होगी? ये क्या मानवतावाद की कुंजी होगी, कला की कुंजी होगी, या दर्शन या फिलॉसफी से ये ताले खुलेंगे, या नहीं खुलेंगे? क्योंकि जब बात होती है विनोद जी, एक कथा है कि गिलगमेश गए थे अमरता की तलाश में और आज तक लौटे नहीं हैं जी। तो मेरे ख्याल से गिलगमेश गए हैं, अमरता तो लाएं या न लाएं, पर जहनी तालों की अगर कुंजी ला पाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। ये बेबीलोनियन एक कहते हैं कि सबसे पहली एपिक है। हाँ। गिलगमेश की सबसे प्राचीनतम एपिक है। तो ये मतलब जो अमरता अगर उस संदर्भ में ना भी लाए, वर्डली आप अमरता वैसा ना भी लें, लेकिन अमरता का मतलब है कि जिस दिन हमारे जहन खुल जाएंगे तो अमर हो गया इंसान कोई। तो अमरता उस तरीके से ना लें हम एक फिजिकल सेंस में। तो ये भी सोचता है कि अगर जहन है तो सही, हम सोच तो पाते हैं लेकिन सोचना नहीं चाहते। एक तो सोचना नहीं चाहते, दूसरा सोचने नहीं दिया जाता। ये भी हमको बहुत, आप ऐसा बिल्कुल मत माने कि आजादी है आपको सोचने की, नहीं, आपको सोचने नहीं दिया जाता। कई बार सोचें तो कहने नहीं दिया जाता, और करने की तो फिर बात ही क्या है, अलग है। और जहनों पर भी हम क्या करते हैं, आधिपत्य करते हैं, और जहनों को गुलाम करने के हमने तंत्र बना रखे हैं। उस पर बड़ी चर्चा न की जाए तो ठीक है, आप समझ जाए इशारे में कि बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है
जहनों को गुलाम बनाने की एक कवायद चल रही है, हर जगह चल रही है। मैं किसी विशिष्ट समूह की ओर इशारा नहीं करता। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये कवायद कब बंद होगी और जहनों के ताले कब खुलेंगे। बिल्कुल विनोद जी, अब इसलिए तो मैंने कहा कि मसले ये जिंदगी के बड़े हो गए हैं, अब बड़े हो गए हैं। बच्चों से इनको गोद खिला हमने पाले हैं, तो धीरे धीरे अगर हम इन मसलों को हमने नहीं पाला है, हमने ही पाला है, बच्चों के समान हमने गोद खिला के इनको बड़ा किया है। बच्चे को आप पालो और बच्चा आपके पर भारी पड़ जाए बड़ा होकर के। बिल्कुल। तो ये मसलों को हमने ही तो पाला है, हमने छोड़ नहीं दिया ना उसको, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमने जीवित रखा है। बिल्कुल। और एक दिन ऐसा लगता है कि वो मसला जो लगता था हमको समाप्त हो चुका है, वो फिर से हमारे सामने खड़ा भयानक रूप से खड़ा हो जाता है। और यही सब चर्चा करते हुए ये है कि साहब, रातों आंखों में कटती रात या रातों में कटती आंख, जागो रे जागो, हम भी कहाँ सोने वाले हैं। तो ये सब महफिल लगी रहे, बातचीत बनी रहे और इसी से सब होता रहे। तो गजल कहीं पहुंच पाई है विनोद जी, कुछ कह पाई है। बिल्कुल, गजल एक मतलब अपरंपरागत अनकन्वेंशनल गजल है, जो एक परंपरागत नजरिया लेकर के गजल को सुनने का प्रयास करेंगे। शायद उनको एक शौक लगे, मायूसी भी हो सकती है लेकिन गजल आगे बढ़ गई है जी। तो इसलिए अब उसका रिसेप्शन जो है रीडर्स द्वारा वो भी आगे बढ़ना चाहिए। वो भी एक नए प्रकाश में, अंडर द न्यू लाइट, हमें इस गजल को समझना पड़ेगा और उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी और उसके भीतर छुपे हुए बिंदुओं तक पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इस चर्चा के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि सुनने वालों को यह गजल सिर्फ एक साधारण गजल नहीं, बल्कि इसमें छुपी हुई जो असाधारणता है उसको भी महसूस अब वे लोग कर पाते होंगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने गजल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सुंदर गजल कही है और श्रोताओं के साथ शेयर की है। आप जरूर बताइएगा थ्रू लिटरेरी लेंस का ये नया अंक आपको कैसा लगा। हम बहुत जल्दी किसी और विषय के साथ, किसी और रचना के साथ आपके सन्मुख उपस्थित होंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।